हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज बात करने वाले अकाउंट्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6, जो बात करने वाला है कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर, कन्वेंशंस के ऊपर, अकाउंटिंग के। अब जब मैं यहाँ पे ये सारी चीजें बोल रहा हूँ तो आप लोग के दिमाग में आया सर ये तो थियरी वाला चैप्टर है। हाँ सही से थियरी वाला ही चैप्टर है। पर इस थियरी चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि जब भी आप अकाउंट्स की फील्ड में आगे जाओगे ना, तो यही कुछ क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। बहुत सारी जगह पे आपने जब फाइनल अकाउंट्स किया होगा या तो फिर डेप्रिसिएशन किया होगा या तो कोई भी चैप्टर्स किए होंगे, उन सब के अंदर मेजर क्वेश्चन आपके दिमाग में आता हो, सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है बार बार। आज ये जो चैप्टर है वो आपके ऐसा क्यों होता है उन सब का आपको आंसर देने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर के साथ। इसके अंदर मैंने बहुत सारी थियरी की हुई है, पर मैं थियरी को समझाने का मेरा थोड़ा स्टाइल अलग होगा। अरे स्टाइल है बाबू भैया। तो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कुछ आपके सजेशंस हो तो डेफिनेटली कमेंट कर ही सकते हो। मैं यहाँ पे जोड़ने वाला हूँ हम लोग डे टू डे बेसिस के अंदर क्या क्या चीजें करते हैं, वही चीज को मैं समझाते इसको समझाता जाऊंगा। इसकी सारी नोट्स मैंने यूकेआईसी ऑनलाइन के कौटिल्य वाले बैच के अंदर डाली हुई, और डेफिनेटली आप लॉग इन करके साइन अप करके वो फ्री के अंदर उस बैच के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, और वहां पे जाके ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है वहां पे जाके पूरी पीडीएफ को रिफर करना, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते कि ये क्यों आया, ये कॉन्सेप्ट आया क्यों। देखो, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें इसलिए बनाई जाती है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रिंसिपल बन रहा है या तो फिर कोई रूल बन रहा है, तो रूल्स क्यों बनाए जाते हैं कि हर एक के लिए बराबर हो, किधर भी कुछ चेंज ना हो। जैसे कि हेलमेट पहन के बाहर जाना, तो ये कंपलसरी हो गया, ये सबको फॉलो करना है, तो ये रूल बन जाता है, जिससे इजी हो जाएगा, एक्सीडेंट पे काबू आ जाएगा। एक्सीडेंट होगा तो फिर लगेगा कम, और हो सकता है कि अवॉइड, बड़ी इंजरी को अवॉइड कर सकते हैं। समझना है। वैसे ही अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते थे, तो उन लोग को कटल डाउन करने के लिए इन लोग ने क्या किया, एक रूल्स बनाए, सेट ऑफ रूल्स बनाए, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाए। प्रथा, हम लोग जिसे बोलते हैं प्रथा बनाना, कि हमारे घर के अंदर एक, हमारे वहां पे ऐसा ही होता है। क्या होता है हमारे वहां पे कि अगर कोई घर से मेहमान आता है, घर पे आता है, तो वो अपने जो जूते हैं, चप्पल है, वो बाहर निकालेगा। क्यों निकालेगा? अब आपने कभी क्वेश्चन किया सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सालों से चलता आ रहा है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। इसके पीछे कोई लॉजिक भी होगा। हाँ होगा, कि भाई बाहर से जब आप आ रहे हो तो बहुत सारी डस्ट होगी, माइक्रोब्स होंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो घर पे ना आ जाए, इसलिए हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। सेम वे में अकाउंटिंग ने भी अपने रूल्स बनाए, अपने प्रिंसिपल्स बनाए, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए। अब जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले एक तो इसका पॉइंट क्या था, यूनिफॉर्मिटी के लिए। ये बेसिकली हम लोग उसे प्रिंसिपल बोल दो, कॉन्सेप्ट बोल दो, कन्वेंशंस बोल दो, जो चलने वाली प्रथा, डॉक्ट्राइन बोल दो, पोस्टुलेट बोल दो, या तो इसे हम लोग कुछ भी बोल दो, बात सारे के सारे एक ही कर रहे हैं। अब ये सारे अकाउंटिंग जो है वो हमें थियोरेटिकल और लॉजिकल बेस बताते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करें लॉजिकल बेस की। भाई लोग, कई लोगों के घर पे उपवास रखा जाता है, 11 जैसी होती है तो वहां पे उपवास रख दिया जाता है। अब रीजन क्या है भाई 11 के लिए? क्योंकि महीने के अंदर 2 बार 11 आती है, तो आप 2 बार क्या कर रहे हो, आप 2 बार खाना नहीं खा रहे हो। अब जब आप खाना नहीं खा रहे तो पेट को जो है ना आराम मिल जाता है। सी, ये रूल बना दिया कि 11 को खाना नहीं खाना, पर इसके पीछे एक लॉजिक है। वैसे ही अकाउंट्स के पीछे भी एक लॉजिक है, और इन सारी चीजों को बोला जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं कैप्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्स। ये याद रखना, वन लाइनर के अंदर पूछा जा सकता है। अब मैं सबसे पहला प्रिंसिपल पे आता हूँ, गोइंग कंसर्न। देखो, कंसर्न का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। बात कर रहा हूँ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन चलने वाला है। अब कोई भी बिजनेसमैन को उठा लो, वो सबसे पहला एक एजम्पशन के ऊपर चलता है कि जो बिजनेसमैन बिजनेस करने आता है, आप किसी भी बिजनेसमैन को पूछ लो, आजकल तो शार्क टैंक भी चल रहा है, तो शार्क टैंक के अंदर जाके पूछ लो, भाई तूने ये धंधा खोला तो ये तुझे क्या लगता है क्या होगा धंधा, कितने दिन चलेगा? तो बोले दिन नहीं, सालों चलेगा। सालों नहीं, ये तो बहुत टाइम तक चलने वाला है। तो कोई भी बंदा जब धंधा खोलता है तो उसके मन के अंदर उसकी जो फीलिंग्स होती है, उसका जो मेन, हम लोग अगर बोले ट्रेंड जो होता है, वो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है, बहुत दूर तक होता है। अब जब हम लोग बिजनेस बहुत दूर तक करने वाले, सालों साल तक करने वाले, अगर मान लो मैंने भी बिजनेस चालू किया, मैंने ये सोच के किया भाई ये जो बिजनेस है मैं सालों साल तक करने वाला हूँ। हाँ, आप में से कई लोग बच्चे ये बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, कल रात को बंद भी हो जाए, 3-4 दिन के बाद बंद हो जाए, 2-3 महीने के बाद बंद हो जाए। हमारे घर के बाजू में एक पिज्जा वाला खुला था, वो बंद हो गया, आज नहीं चल रहा है।
हो सकता है, पर उसने जब खोला होगा तब क्या ये सोच के किया होगा मैं 3-4 महीने बस खाली कर लूं? उसने सोचा क्या होगा, उसने एक ही चीज सोची होगी कि भाई मैं जो है वो बिजनेस सालों साल तक चलाऊंगा, सही या नहीं? ओके, अब जब सालों साल तक मैं चलाने की बात कर रहा हूँ, मैंने अपने क्लासेस खोले, मैंने उसमें एसी डाला। अब एसी जो है, मैं तो सालों साल तक बिजनेस कर, एसी कुछ सालों तक ही मुझे साथ दे सकता है, हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद एसी को मुझे क्या करना होगा, नया खरीदना पड़ेगा, बराबर। तो मुझे उसका अभी से प्रोविजन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरा बिजनेस 100 साल तक चलने वाला है, 200 साल तक चलने वाला है, पर मेरा एसी तो 10 साल ही चलेगा। तो 10 साल के बाद तो एक खर्चा आने वाला है। कौन सा खर्चा आएगा? एसी नया करने के लिए, तो मुझे उसके लिए पैसा जमा करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब जाके आपके दिमाग में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम डेप्रिसिएशन क्यों देते हैं। तो उसका प्रॉपर सा रीजन है गोइंग कंसर्न, कि हम लोग को बिजनेस बहुत लंबे समय तक चला, इसलिए हम लोग एसेट को क्लासिफाई करते हैं एक्सपेंस को। अगर मान लो मैंने बेंच खरीदी तो वो मेरे एसेट है, क्योंकि वो मुझे लंबे समय तक चलेगी। और कुछ मैंने स्टेशनरी खरीदी, मैंने सप्लीमेंट्री खरीदी, तो वो तो इसी साल में उसका यूज होके खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग उसे पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं। पर बेंच जैसी चीज होती है, उन सारी चीजों को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? एसेट में लिखते हैं। तो अब दोनों का क्लासिफिकेशन समझना है, तो ये गोइंग कंसर्न है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, जब हम लोग बात करें तो उसके बीच में ये भी चीज आ गई, तो उसके बारे में बात करें कि 11 जीएसबी की सारी चीजें आपको अकाउंट स्टेट्स इको भी ये सारी चीजें कौटिल्य बैच के अंदर मिल जाएगी। मेन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स होंगे, डाउट सेशंस वहां पे होंगे, प्रैक्टिस सेट्स होगी, पीडीएफ होगी, वहां पे क्वेश्चन बैंक होंगे, टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन होगा, बहुत सारी चीजें हम लोग ने वहां पे रखी है, आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा साथ के अंदर हमने 12th स्टैंडर्ड की बैच भी लॉन्च कर ली है, जिसका नाम हमने रखा है बाजीगर बैच। वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन है। 12th के अंदर हमने डिटेल्ड के अंदर सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, और वो सारी चीजें जो है वो यूकेआईसी ऑनलाइन पे अवेलेबल है। वो सारी चीजों के अंदर आपको बहुत सारा सपोर्ट रहेगा, वहां पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपको मॉक पेपर्स भी दिए जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने पेस पे अपना काम कर सकते हो। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हो वो उसी तरीके से करो जिस हिसाब से आप पहले करते थे। देखो, मान लो आपने कभी पढ़ाई चालू कर दी, अब 1 साल आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा, रात को जगते जगते आपने पढ़ लिया, रात के 2-3 बजे तक जग रहे थे और आपके कुछ परसेंटेज आए। दूसरी बार आपने पढ़ा, यहाँ पे करके भी आपने जो है ना वो सुबह उठ के पढ़ना चालू कर दिया। तीसरी बार आपने ना डाइजेस्ट में से पढ़ना चालू कर दिया 10th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड के अंदर है ना यूकेआईसी ऑनलाइन से पढ़ना चालू कर दिया। अब समझो आपने हर साल मेथड बदल दिया। अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे तो मुझे पता कैसे चला मेथड में प्रॉब्लम थी या आप में प्रॉब्लम थी? आपने हर साल मेथड बदली। तो अकाउंटिंग भी बोल रहा है हर साल मेथड मत बदलो, आप मेथड को क्या करो, सेम रखो। मेथड जो होनी चाहिए वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो डेप्रिसिएशन के अंदर आपने 2 मेथड देखी थी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। वैसे तो डेप्रिसिएशन के अंदर 10 मेथड, पर आपने 2 मेथड, तो एक साल आपने डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस से निकाला, दूसरे साल आपने स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ऐसा मत करो, आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो मेथड यूज कर रहे हो वो कंसिस्टेंट रखो सालों साल तक, तो हमें पता चले कि आपके अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है। तो ये कंसिस्टेंट वाली चीज होगी। अब जब मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं, उसके बाद जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये कि भाई आप अपने बुक्स के अंदर खर्चे या तो इनकम कब रिकॉर्ड करोगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करें। मान लो मेरे पास एक बंदा है 11th स्टैंडर्ड के अंदर, एक बंदा है जिसका नाम है अविनाश। क्या नाम है उसका? अविनाश। ये अविनाश भाई साहब आए, 11th स्टैंडर्ड की पूरी फीस हम लोग अप्रैल में 11th स्टैंडर्ड चालू करते हैं, मार्च में खत्म करते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर भी होता है, आप लोग को पता है। अब 11th स्टैंडर्ड की उस भाई साहब की फीस थी, मान लेते 10,000 रुपए। अब उसके पापा मेरे पास आए, अविनाश भाई साहब के पापा आए, और अविनाश भाई साहब के पापा ने मुझे ये बोला कि सर मैं आपको ना 5,000 रुपए आज दे रहा हूँ, अप्रैल से मार्च के बीच में। मेरी अभी परिस्थिति थोड़ी बराबर नहीं, आप ऐसा करना नेक्स्ट ईयर जब उसका चालू हो जाए, 11th स्टैंडर्ड था उसका, नेक्स्ट ईयर जब 11th 12th स्टैंडर्ड चालू हो जाए तब मैं आपको 12th की जो फीस है वो 20,000 रुपए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 20,000 रुपए जो आपकी फीस है ना, तो उस टाइम पे मैं 20 तो नहीं दूंगा आपको, और 5,000 रुपए भी दूंगा आपको। किसके 5,000 रुपए? ये जो 10,000 के जो बाकी रुपए थे वो मैं दे दूंगा। तो मुझे कोई पूछे कि सर ये जो आपका पिछला साल था उसमें आपकी रेवेन्यू क्या थी, तो मैं बोलूंगा 10,000 रुपए थी। भले मेरे जेब में आए कितने थे? 5,000 रुपए, पर मैं बोलूंगा मेरे पैसे टोटल मेरी इनकम कितनी थी? 10,000 रुपए। आप बोले सर पैसा तो आया नहीं, ठीक है, पर अकाउंटिंग ये बोल रहा है कि आपको पैसा कभी भी है, पर आपने उसको सेवाएं कब दे दी थी? मैंने बोला इस टाइम पे ही पूरा 11th पढ़ा था, तो उस टाइम पे जितना भी 11th मैंने पढ़ा है
उसकी टोटल फीस वहां पे ही काउंट होगी। इसलिए हम लोग को आपने फाइनल अकाउंट देखा हो तो आउटस्टैंडिंग इनकम को प्लस कर देते हैं। अगर याद आया थोड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी होता है वो प्लस कर, बोले हमने खर्चा हुआ नहीं अभी तक पैसा है तो उसको हम लोग क्या कर देते प्लस कर देते। और अगर मान लो कुछ ज्यादा साल के लिए पैसा दे दिया प्रीपेड या प्री रिसीव्ड तो उसे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट से हमारा एक्रूअल बनता है कि इस साल का जो भी पैसा आया या नहीं आया वो दूसरी बात है, तो इस साल का खर्चा और इस साल की इनकम को ही हम देखेंगे, तो उससे बोला जाता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। उसका ही रीजन होता है यहाँ पे। चलो फिर आता है अकाउंटिंग एंटिटी या सेपरेट एंटिटी। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर ओनर और बिजनेस ये दोनों तो एक ही होता है, मतलब आप ही यूकेआईसी चला रहे हो और आप ही यूजर सर हो, तो ये दोनों को अलग अलग क्यों लिखा जाता है? हमने तो सर फाइनल अकाउंट्स में देखा बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो लायबिलिटी साइड पे लिखी जाती है कैपिटल तो घर की अमाउंट है, लायबिलिटी मतलब जो पैसा देना है वो। तो मैं सिंपल सी बात समझा, ये समझो ये जो है ना वो बिजनेस है, क्लियर है, ये जो है ना वो ओनर है। अब ओनर ने जो पैसा दिया बिजनेस को उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। याद आया चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 का लेक्चर, ओनर ने जो पैसा दिया बिजनेस को उसे क्या बोला जाता है कैपिटल। बट बिजनेस ये समझता है कि जैसे लोगों ने दूसरे सब लोगों ने बैंक वालों ने लोन दी थी उसको भी पैसा चुकाया, ये मालिक तो बहुत अच्छा है घर का बंदा है, अब ये मालिक जो है वो तो पैसा मांग नहीं रहा है, तो कभी ना कभी हो सकता है इस मालिक को भी पैसे की जरूरत है, तो मुझे बिजनेस बोल रहा है, बिजनेस क्या बोल रहा है कि मुझे जो है उनको पैसा लौटाना पड़ेगा। तो बिजनेस के दिमाग पे एक टेंशन रह रहा है कि भाई भले घर वाले पर घर वालों को भी तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये कहानी यहाँ पे आ जाती है कि भाई बिजनेस जो है वो ओनर को भी लायबिलिटी गिनता है, इसलिए आप लोग लायबिलिटी साइड पे कैपिटल लिखते हो। तो यहाँ पे सीधा बात ये बोली हुई कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस अलग है, समझ में आई बात है। तो ये दोनों अलग अलग है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। भाई लायबिलिटी बाहर वालों का पैसा है, कैपिटल मतलब जो ओनर का पैसा है, तो वो भी जो है वो उसके लिए तो लायबिलिटी ही है, इसलिए बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है। फिर आता है मनी मेजरमेंट। अकाउंटिंग का कोई भी काम ले लो, आप देखो जितना भी आपने अभी तक अकाउंटिंग किया, हम लोग ने सेल्स लिखते हैं भाई कितना सेल्स हो रहा है, तो वो बोलेगा हमारा सेल्स जो है 5 लाख रुपए का हुआ। अब ये 5 लाख रुपए बोलेगा, कभी भी वो यूनिट्स बताता नहीं। हम लोग पूरा का पूरा अकाउंटिंग जो है वो पैसों में जो तोला जा सकता है उसका ही करते हैं, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग एक प्रिंसिपल पे बना है कि हम लोग पैसों को देखेंगे। भाई रिलायंस कितना कमाता है तो उसका रुपया होगा, रिलायंस ने कितना सेल्स किया तो उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होगी, रिलायंस कितने सैलरी दे रहा है तो उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होगी। पर कभी भी ऐसी बात नहीं होगी कि रिलायंस 200 लोगों को सैलरी दे रहा है, रिलायंस 200 लोगों को इतने अमाउंट की सैलरी दे, दैट इज इंपॉर्टेंट, कितना अमाउंट की सैलरी दी दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, समझ में आई बात है। अब यहाँ पे बिजनेस के अंदर तो 2 प्रकार के ट्रांजेक्शन है, पर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी हम लोग मॉनेटरी को ही लिखते हैं, और जो नॉन मॉनेटरी है उसको हम लोग लिख नहीं पाते। जैसे कि मान लो कोई एफिशिएंट एम्प्लॉई हमारे बिजनेस से चला गया तो उसको हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, ये लिमिटेशन बन जाती है। तो फिर भी अकाउंटिंग ये बोलता है जो पैसों में तोला जा सकता है उसको लिखो, जो पैसों में नहीं तोला जा सकता भले कितना आपको बिजनेस को इफेक्ट करा उसे लिखो नहीं। इसलिए सारे ट्रांजैक्शन देखना आपके रुपीस में ही होंगे, दूसरी कोई भी जगह पे होंगे नहीं। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर रहे हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि भाई मान लो आपने अपनी पढ़ाई चालू कर दी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th तक आ गए। अब स्कूल का रूल था आपको हर साल एग्जाम तो देनी है, पर आपका रिजल्ट जो है ना वो 10th स्टैंडर्ड के वक्त ही डिक्लेयर किया जाएगा। अब आप पहले बहुत ही तूफानी थे, बहुत ही शरारती थे, और आपने क्या किया पहले पढ़ते नहीं थे, लिखते नहीं थे, पर धीरे धीरे 8th स्टैंडर्ड आता गया। 8th स्टैंडर्ड के अंदर आपको थोड़ी बहुत इच्छा हुई, पढ़ना अच्छा लगने लगा, 9th के अंदर और मेहनत की, 10th के अंदर आप बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हुए। अब 10th का रिजल्ट आया, तब 1 to 10 सबका रिजल्ट देना था, आप खुश थे, घर पे गए थे, सारी चीजें थी, एग्जाम खत्म हो गई थी, आप बहुत ही खुश थे। जिस दिन रिजल्ट आया आप अपने मम्मी पापा को लेके गए, आपकी जर्नी स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी बहुत पढ़ाई के अंदर कमजोर लगी थी, पर आज जो है वो आप अच्छा कर रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड के अंदर गए, क्लास टीचर के सामने आप बैठे, टीचर ने सारा निकाला और टीचर ने बोला कांग्रेचुलेशंस, आपने स्कूल के अंदर टॉप किया है, आप क्या है कुछ 92%। आप बहुत खुश हो, सर पेरेंट्स भी प्राउड फीलिंग आ रहा है, या क्या बात है मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया। पर टीचर ने बोला कि एक दिक्कत है। आपने बोला क्या? ये दिक्कत ये है कि आप जो है ना 6th स्टैंडर्ड में फेल हो चुके थे, तो आपको है ना 6th स्टैंडर्ड वापस से करना पड़ेगा। हमने बोला क्या बात कर रहे हो?
यार 10th पास कर चुका हूँ, 92% स्कूल का हाईएस्ट है, मैं थोड़ी 6 वापस करूंगा। तो लोगों 6 में फेल हुए थे, रूल है फेल हो गए तो वापस से करो। तो आपने बोला यार ये तो नाइंसाफी है, आपने मुझे 6 में ही बोल दिया होता कि मैं फेल हो चुका हूँ तो मेरा तो उतना काम बच जाता। अब आपने तो आज जाके ये बॉम्ब फोड़ दिया, अब मैं तो क्या करूँ? अब टीचर में आप कुछ हो भी नहीं सकता। अब ऐसी सिनारियो बिजनेस के साथ ना आ जाए, इसलिए बिजनेस को ये बोला गया कि आप तो सालों साल तक बिजनेस करें, आपका तो 100 साल का नजरिया, 100 इयर्स आप बिजनेस करो। पर आप 100 इयर्स पे जाके आपको कोई बोले कि भाई आपने नुकसान ही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप गलत हो, आपने अभी तक लॉस ही किया, तो आपकी तो हालत टाइट हो जाए। तो उससे हम लोग ने क्या किया, ये 100 साल के पीरियड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके, अब ये छोटे छोटे जो टुकड़े वो 1-1 साल के हो गए। वो कितने के हो गए? 1-1 साल के हो गए। और इस 1 साल को बोला जाता है पीरियोडिसिटी या तो फिर अकाउंटिंग पीरियड। ये 1 साल के अंदर हमने जो भी कुछ किया उसका लेखा जोखा निकलेगा कि हमने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, हमने कौन से बिजनेस में अच्छा कमाया, कौन से बिजनेस में कम कमाया, कहाँ से हमें सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, कहाँ पे हमारा पैसा जा रहा है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाए तो आप नेक्स्ट ईयर को अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हो सकता है लॉस हो जाए तो आप उसको कवर कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, ये सारी बातें कर। तो उन लोगों ने वो जो पीरियड रखा वो कौन से मंथ्स का रखा? 12 मंथ्स का रखा। और इस 12 मंथ्स के अंदर हम लोग सारी की सारी सीजन्स देख लेते हैं, इसलिए हमारा नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कि उस दिन हम लोग ये समझते हैं कि 1 साल के अंदर हमने कितना कमाया, कितना गवाया, क्या क्या चीजें, उसका पूरा हिसाब कर लेते हैं। समझ में आई बात? अब सर ये किसने दिया हुआ है? देखो अकाउंटिंग ने नहीं दिया, इनकम टैक्स ने बोला 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अकाउंटिंग ने बोला कोई भी 12 महीने का ले सकते हो, आप अपना बर्थडे टू बर्थडे ले सकते हो, भाई दिवाली टू दिवाली रख सकते हो, क्रिसमस टू क्रिसमस रख सकते हो, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर रख सकते हो, जो चाहो वो रख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये हमने यहाँ पे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, तो आपको आज धीरे धीरे समझ में आया कि क्यों ऐसा होता है, हम लोग क्यों 12 महीने के बाद ही फाइनल अकाउंट्स में, क्योंकि उसका रीजन ये चीज होती है। चलो फिर उसके बाद जाते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फिर उन लोग ने बोला कि भाई देखो आप बिजनेस के अंदर सारी चीजें डिस्क्लोज करो। शार्क टैंक के अंदर आपने देखा होगा बहुत बार वो लोग बोलते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं। अब क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्हें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वैसे ही आपका बिजनेस कर रहे हो तो आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स मतलब जो लोग भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, हो सकते हैं आपके क्रेडिटर्स, हो सकते हैं बैंक लोन देने वाले, हो सकते हैं आपके मैनेजमेंट वाले, हो सकते हैं आपके एम्प्लॉइज, हो सकते हैं आपके कस्टमर्स, हो सकते हैं इन्वेस्टर्स, इन सब लोगों को बहुत सारी बातें जाननी होगी। तो आपको जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ तो सारी बातें बताओ, फुल डिस्क्लोज करने का मतलब है सारी बातें बताओ। अब ये अकाउंटिंग ने बोल दिया कि भाई आप सारी बातें बतानी है, जो भी कुछ हो रहा है आपके बिजनेस में, छोटी सी छोटी लेना, बड़ी सी बड़ी बातें आपको बतानी है। इसलिए वो लोग बिजनेस के अंदर बताते हैं कि हमारा कितना सेल्स हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है, कितनी जगह पे सैलरी की, वो सारी चीजें छोटी सी छोटी बात भी आपको बताएं। तो ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि भाई हर एक चीज बताओ। अगर मान लो आपने कोई छोटा चेंज भी कर दिया, डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज कर दी, स्ट्रेट लाइन मेथड से रिड्यूसिंग बैलेंस, तो बताओ। फिर अगर मान लो कोई आपने स्टॉक या इन्वेंट्री का कैलकुलेशन जो है वो अलग तरीके से कर लिया, वो बताओ। तो हर एक चीजें आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस करो, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि मैंने हिसाब किताब दे दिया, मैंने ट्रेडिंग बना लिया, पीएनएल बनाया, बैलेंस शीट बना दिया और मैंने हिसाब किताब दे दिया। तो आपको सारी चीजें क्या करनी होगी, बतानी पड़ेगी। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब हुआ यूं, लोगों ने बोला कि यार ये तो क्या पाप है, ये तो क्या नाइंसाफी है, आपने बोला सारी चीजें बता दो। अरे यार हम तो पागल हो गए, क्या हम लोग ये भी पता है कि हमने 2 डस्टबिन खरीदे? क्या हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये पता है हमने 2 स्टेपलर खरीदे? ये क्या ऐसी बात होगी, हम लोग ये सारी चीजें पता है? तो इन लोग ने बोला ना, थोड़ा रिवाइज वर्जन कि भाई मान लो अगर आपने 2 डस्टबिन लिए तो या तो 2 डोरमेट लिए, उसको बताने की जरूरत नहीं। तो उन लोगों ने बोला तो क्या बताए क्या ना बताए? तो इन लोगों ने बोला मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट लाए। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये वो मटीरियलिस्टिक चीजें बताओ जिससे किसी के भी डिसीजन पे इफेक्ट आ सकता है। अगर मान लो आज यूकेआईसी ने 2 डस्टबिन ली, उससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला? भाई आप ये करोगे अच्छा अब कोर्स ले लेते हो, यूकेआईसी ने 2 डस्टबिन लिए ना, अब कोर्स लेना पड़ेगा। नहीं, एज ए कस्टमर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में बात है? अगर आज मैं 2 डस्टबिन लूंगा, मेरा स्टाफ ऐसा हो जाए, हाँ सर का बहुत खर्चा हो गया, 2 डस्टबिन लिया, कल नेक्स्ट टाइम से हम लोग पगार नहीं मांगेंगे, वो भी नहीं होने वाला। तो ये बताने का कोई मतलब नहीं। पर अगर मान लो मैंने 10 डस्टबिन लिए या मैंने 100 डस्टबिन लिए, तो अब ये बताने वाली बात है कि आपके पास 100 डस्टबिन क्यों लिए। अगर मान लो मेरा 100 क्लासरूम में 100 डस्टबिन लिए, गुड,
पर मेरे पास एक क्लासरूम में मैंने 100 डस्टबिन लिए तो बताना पड़ेगा भाई ऐसा क्यों किया। अगर मान लो कोई आपके आजू बाजू वाला पानी पूरी वाला लारी वाला तो उसने एक डस्टबिन लिया तो आप समझ सकते हो हाँ लिया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पानी पूरी खाओ। पर अगर मान लो उसने आजू बाजू बॉर्डर कर दी डस्टबिन की तो आप उसको पानी पूरी खाते खाते पूछोगे भैया इतना सारा पानी पूरी होगा तो आपको इतना सारा डस्टबिन की क्या जरूरत पड़ेगी। अब ये सारी चीजें आप करोगे। अब ये करने का मतलब क्या था, अब पानी पूरी खाते खाते पंचायत किसकी की आपने, स्वाद कैसा था वो नहीं, भैया ये इतना सारा डस्टबिन क्यों रखे आप लोगों ने। अब ये जब आप बात कर रहे हो ये सारी बातें उससे कर रहे हो तो वो भी क्या, अरे भैया जी हमने तो इसलिए डस्टबिन रखे हुए हैं क्योंकि उसका कोई आंसर होगा। अब जो क्योंकि जो बोल रहा है वो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट हो गया। तो अगर मान लो मैं डस्टबिन ले रहा हूँ तो इमटीरियल है, पर अगर वो पानी पूरी वाला 100 डस्टबिन ले ले तो वो क्या बन जाता है मटीरियलिस्टिक के अंदर। उसको बताना पड़ता है कि उसके इन्फ्लुएंस चेंज हो जाएगा। चलो फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस का या कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है, चलो मैं सिंपल से एग्जांपल से आपसे बात करता हूं। अगर मान लो आपने जो है ना पेपर लिखा, बहुत ही बढ़िया सा पेपर लिख के आए, अब आपके 50 मार्क्स में से आपको पता है कि आपके 46 आ ही जाएंगे। आप क्लास के बाहर निकलते हो, अब आपका दोस्त मिलता है, भाई कैसा गया पेपर। अब वो भाई आप बोलोगे अरे गया यार ठीक गया, इतना अच्छा गया नहीं, ओके अरे यार इसमें तो ये आंसर आता वो आंसर, आप बोलोगे हाँ ठीक, कितना लगता है तुझे आ जाएगा। आप बोलोगे अरे देखता हूँ 30 प्लस तो आएंगे यार, क्या इतना इजी पेपर 30 का, हाँ 35 प्लस। अब घर पे गए, घर पे मम्मी ने पूछा बेटा कैसा गया पेपर, हाँ मम्मी 35 प्लस आ जाएंगे। अब आपको इच्छा थी 46, आपको पता है 46 ही आने वाला, पर आपने बोला 35 प्लस। अब हुआ यूं जब रिजल्ट आया तो आपके रिजल्ट में आ गए 46 मार्क्स। अब आपका दोस्त बोले तू तो बोला था 35 प्लस आएंगे, तो आप बोलोगे हाँ पता नहीं कैसे आ गए। तो आपने यहाँ पे मम्मी पापा को भी क्यों 35 प्लस हुआ, कंजर्वेटिज्म। क्यों, आपको डर था शायद से 46 की जगह पे अगर मान लो 44 भी आता और आपने 46 बोला होता तो क्या हो जाता, 46 बोला होता तो लोग बोलते अरे तू तो 46 बोल रहा था, बहुत हवा में उड़ रहा था, तेरे तो 44 ही आया। और आपने जब 35 प्लस बोला था और फिर 45 लेके आया, 46 लेके आया, वो बात तो ऐसी होगी अरे क्या बात है तू तो बड़ा इंटेलिजेंट निकला। समझ में, मार्क्स उतने के उतने ही थे, बस आपने बोला कुछ कम था। सेम चीज होती है हमारे वहां पे अकाउंटिंग के अंदर कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है, कंजर्व करो भाई, थोड़ा बहुत फ्यूचर लॉस को पहले से देख लो। इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कम वाली वैल्यू पे लिखते हैं। जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसके अंदर 2 प्राइस होता है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। हम लोग उसमें से जो कम होती है वो आज नुकसान लिख लेते हैं, अगर कोई प्रॉफिट होगा तो फिर फ्यूचर में लिखेंगे। क्लियर है, तो वो चीज हो जाएगी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसलिए हम लोग सारे बैड डेट्स रिजर्व देते हैं, डिस्काउंट रिजर्व देते हैं, वो सारी नुकसानी जो है वो आज हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। फ्यूचर आने वाला गेन कभी भी रिकॉर्ड। आप कभी घूमने जा रहे हैं या तो कुछ अच्छा काम होना, तो बहुत सारे लोगों के घर पे ये होता है कि अभी किसी को बोलना मत, जब हो जाए तब बताना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम डरते हैं कि भाई अच्छी बात है तुरंत मत बता, अच्छी बातें हो जाएगी तो हम लोग बोल रहे हैं। जैसे आपके घर पे वीजा के लिए अप्लाई किया है, आपने फॉरेन जाने के PR लिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, अरे नहीं वो तो कुछ नहीं, अभी किसी को बोलो मैंने जिस दिन वीजा है, हाँ वो तो किया था तो वीजा आ गया। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे अगर किसी को बोल दोगे हो सकता है गलत हो जाए। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पे आता है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के प्रॉफिट को नहीं देखते, पर फ्यूचर का अगर कोई लॉस आज मुझे दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोविजन प्रोवाइड कर लेते हैं। तो ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है या तो प्रूडेंस का। और इसी वजह से यहाँ पे जो मैंने चीजें लिखी है वो सारी चीजें होती रहती है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। चलो फिर हम लोग जाते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप वो सारी बुक्स के अंदर जिसके अंदर आपने खरीदा वो ही वाली वैल्यू लिख सकते हैं। समझाता हूँ कैसे। ये बोतल खरीदी, अब ये बोतल दिखाई देगी आप सब बच्चों को, वेरी गुड। ये बोतल मैंने खरीदी 100 रुपए की। अब ये बोतल जो मैंने खरीदी 100 रुपए की, तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको लिख सकता हूँ 100 रुपए की। अगर मान लो ये बोतल जो है, मुझे एक बार ऐसा हुआ, मैं ऐसे चलते चलते जा रहा था, गोलीबारी हो गई अचानक से और बोतल के अंदर गोली लग गई, और गोली लगने की वजह से मेरी जो जान है, मेरा जो हार्ट है, वहां पर वो गोली टच नहीं कर पाई, और ये गोली ने, ये जो बोतल है ना, उस गोली से मेरी हत्या हो सकती थी, वो बचा ली। अब मैं बोल रहा हूँ ये बोतल जो है वो करोड़ रुपए की हो चुकी है। मैंने अकाउंटेंट को जाके बोला भाई लिख दे, बोतल मेरी एसेट है, अब वो हो चुकी 1 करोड़ रुपए की। तो अकाउंटेंट बोलेगा ना अभी ना, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है आपने खरीदा था कितने में, आज उसकी क्या वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं। मान लो आपने घर खरीदा 20 लाख रुपए का खरीदा था, आज उसकी वैल्यू हो चुकी है 1 करोड़ रुपए। पर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर खाली 20 लाख रुपए लिख सकते हो,
आप 1 करोड़ लिख सकते नहीं। क्लियर है? तो कॉस्ट कौन से भी हो रहा है, जिस कॉस्ट में आपने एक्वायर किया वही वैल्यू लिख सकते हो, उसके अलावा कोई भी लिख सकते नहीं। चलो फिर उसके बाद जाते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट ये बोलता है कि भाई बिजनेस के अंदर जब भी आप ट्रांजेक्शन, आपने इतनी बार जनरल एंट्री लिखी तो हर एक बार जनरल एंट्री के अंदर देखा कुछ अकाउंट डेबिट टू कुछ अकाउंट होगा। अब इसका मतलब ये कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होते हैं। सर ऐसा क्यों हर वक्त होता है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है, आपकी बैलेंस शीट का टोटल जो होता है वो दोनों साइड का सेम होता है, क्यों होता है? क्योंकि एक प्रिंसिपल है ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी ये बोलता है एवरी रिसीवर इज ए गिवर, एवरी गिवर इज ए रिसीवर। सर इसका मतलब क्या? मान लो मैं फर्नीचर खरीदने गया, तो मैंने फर्नीचर खरीदा तो वहां पे से फर्नीचर आ रहा है, मैंने उनको पैसा दिया। क्लियर है? तो एवरी रिसीवर, मैंने फर्नीचर रिसीव किया, इज ए गिवर, मैं पैसा दे रहा हूँ। एंड एवरी गिवर, वो बंदा जो फर्नीचर दे रहा है, इज ए रिसीवर, वो क्या ले रहा है? पैसा ले रहा है। क्लियर है? तो हर एक जगह पे अकाउंटिंग के अंदर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ही होगा। चलो फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं दूसरे सारे कॉन्सेप्ट। कौन से? तो एक आता है मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू। मतलब मान लो मैंने ना एक साल के अंदर 100 रुपए एडवर्टाइजिंग की और सामने जो मेरे पास बच्चे हैं उन लोगों ने मुझे फीस दी, 100 रुपए 11th की फीस दी और 100 रुपए 12th की फीस दी, पर पेरेंट्स ने दोनों रुपए मुझे एक साथ दे दिए, एक 11th के दिए 12th के दिए, ये 11th की फीस थी और ये 12th की फीस थी। अब मैं जब देखूंगा तो मैं देखूंगा मैंने खर्चा कितना किया, 100 रुपए, मैं कमाया कितना, 200 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपए। तो ये बोला ये गलत है। तो ये गलत कर दिया आपने, क्योंकि आपने इस साल का खर्चा किया मार्केटिंग का और आप कंपेयर कर रहे हो 2 साल की इनकम का। आपको कंपेयर किससे करना चाहिए था? 1 साल की इनकम का। तो 1 साल का खर्चा उसके सामने 1 साल की इनकम, उन दोनों को कंपेयर करो। आप ऐसा नहीं हो सकता 2 साल की इनकम और 1 साल का खर्चा कंपेयर करो, या तो 5 साल का खर्चा और 1 साल की इनकम ऊपर से, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, आपको अपने फ्रेंड के साथ कंपैरिजन करनी है तो 10th के मार्क्स कंपेयर करो। ऐसा तो नहीं वो 8, 9, 10th के सबके मिला के मार्क्स बोले और आप और खाली 10th के मार्क्स बोलो, फिर पता चले वो बहुत इंटेलिजेंट है। आप बोलो भाई 3 साल का मार्क्स लिया है, मेरे भी 3 साल का ले लो तो मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। तो मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू का है इस साल के खर्चे को इस साल के इनकम के साथ मेजर करो, तब जाके आप अकाउंटिंग कर सकते हो। फिर आता है रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि किस टाइम पे मैं ये कॉलर बॉलर खड़े करके बोल सकता हूँ अब मुझे पैसा लेना है, ऐसा मैं कब बोल सकता हूँ? देखो ये बोलने के लिए है ना आपको समझना पड़ेगा। देखो मान लो मैंने किसी बंदे को सर्विस दे दी, तो जैसे ही मैं सर्विस दे दूंगा भले वो पैसा बाद में, पर तब से मैं कॉलर खड़े करके बोल सकता हूँ मुझे इससे पैसा लेना है। मान लो मैंने गुड्स बेच दिया, उसको गुड्स उसके हाथ में दे दिया, फिर मैं बोल सकता हूँ मुझे पैसा। पर जिस दिन उसने मुझे फोन कर बोला भाई मुझे इतना 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 गुड्स बेच देना, तो उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता मुझे पैसा है। जब तक के लिए मैं उसे माल या गुड्स उसके वहां पे दे नहीं रहा हूँ तब तक के लिए मैं बोल सकता नहीं। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये बोलता है कि किस टाइम पे मुझे रेवेन्यू मेरी इनकम को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, पहचाननी चाहिए, अपनी बुक्स में सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए। तो वो बोलता है जिस दिन आप गुड्स दे दो या तो सर्विसेज कंप्लीट कर दो, तब आप जाके बोल सकते हो कि सेल्स हमारा हो चुका है, अब मुझे उससे पैसा लेना है। एंड लास्ट में उसका जो पार्ट आता है वो आता है वेरिफाइबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एविडेंस। ये क्या बोलता है? ये सिंपल सी बात ये बोलता है कि भाई आपने जो अकाउंट्स के अंदर सारी चीजें लिखी उसका है ना वेरिफिकेशन हो सकना चाहिए। भाई उसके लिए कुछ वाउचर्स होने चाहिए। आप ऐसे ही मुंह पे आके नहीं बोल सकते हाँ लिख दे भाई मैंने आज है ना 3 लाख रुपए का खर्चा कर लिया। भाई 3 लाख रुपए का खर्चा कहाँ पे होगा? हर एक चीज का खर्चे के ऊपर बिल होता है। अगर मान लो मैंने एसी खरीदा तो उसका बिल होगा, अरे मान लो मैंने बेंच खरीदी तो उसके पास से बिल होगा, वेंडर के पास से। आपके मम्मी पापा आपके जब पैसा देते हैं खर्चा होता है तो कई जगह पे मांगा, आपने बोला भाई मेरे ट्यूशन की फीस भरी, तो पापा पैसा तो दे देंगे, पर पापा जब घर पे आओगे तो पूछेंगे बेटा लाओ रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या बन जाती है? वो रिसिप्ट बन जाती है बेसिकली वेरिफिकेशन का एक जरिया, और इसे हम लोग बोल देते हैं क्योंकि वेरिफिकेशन के बिना हम लोग अकाउंटिंग कर सकते नहीं। तो लास्ट का एक प्रिंसिपल ये बोला जाता है कि हर एक चीज अकाउंट्स में जो होगी वो वेरीफाइड हो सकती है, वही वाली चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, वरना रिकॉर्ड कर सकते नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर अगर मान लो हमने टपरी पे चाय पी तो वो किसका हिसाब? वापस से हम लोग कॉन्सेप्ट पे चले जाए मटीरियल। अगर मान लो आपने 5 रुपए, अगर आपका बिजनेस लाखों में कमा रहा है उसमें 5-10 रुपए की चाय पी ली तो वो इमटीरियल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-10 रुपए की चाय पी आपने, 5-10 रुपए फेंक दिए आपने, जो भी कुछ किया।
बट अगेन द थिंग इज, अगर आपका बिजनेस लाखों रुपए में कमा रहा है और आप लाखों रुपए ऐसे ही लिख रहे हो, भाई ये तो मुझे पता नहीं किसका खर्चा हो गया, लाखों रुपए की चाय पी ली, आपका बिजनेस कमा रहा है 20 लाख रुपए, आपने पूरे साल के अंदर 5 लाख की चाय पी ली, ऐसा तो कौन सा बिजनेस करे? तो यहाँ पे फिर वो चीज रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो अकाउंटिंग बहुत ही क्लियर है, ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स है, अगर ये प्रिंसिपल्स को समझ के कर लिए तो आपको दिक्कत है। सर इसमें से क्या पूछा जाएगा? सिंपल सी बात है, इसमें से आप लोग को जो जो चीजें पूछा, एमसीक्यूज या वन लाइनर, इससे ज्यादा इसके अंदर थियरी नहीं है। एमसीक्यू और वन लाइनर के अंदर आपके पास जो आने वाला है वो क्लियर कट बात आने वाली कि भाई कौन कौन सी चीज है, उसके अंदर लिखी होगी भाई ये कौन से प्रिंसिपल है। जैसे कि हम लोग एसी पे डेप्रिसिएशन क्यों देते हैं, तो गोइंग कंसर्न के हिसाब से देते हैं। भाई हम लोग यहाँ पे क्यों मेथड को रोज रोज चेंज नहीं करते, कंसिस्टेंसी। हम लोग क्यों बेड डेप्थ रिजर्व प्रोवाइड करते हैं, प्रूडेंस या तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से। तो ये कुछ क्वेश्चंस आएंगे आप लोग के लिए, ये सारी बातें हम लोग ने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सम्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन, होमवर्क, कुछ चैप्टर्स का होमवर्क, वो सारे कौटिल्य के अंदर मिल जाएंगे। हमारी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे ऐप है, वहां पे जाके आप डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमने डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बनाना चालू कर दिया। आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे एक प्रोडक्ट मिल जाएगी जहां पे आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए हमने ये रख दिया, धीरे धीरे करके इको भी आ रहा है, तो आप डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो हमारे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। गूगल क्रोम पे जाके यूकेआईसी ऑनलाइन के अंदर जब भी आप जा रहे हो या तो ऐप स्टोर पे जा रहे हो, तो वहां पे मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे, तो वो लिंक से आप डेफिनेटली डिजिटल प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, आउट।